Hi there, welcome you all to the second part of my lecture series on the first chapter of class 10th biology, that is life processes, that means Jaiv Prakram. The topic of this video is nutrition and its classification, यानी कि इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं about nutrition and how we can classify nutrition into various categories, where we will basically talk about two modes of nutrition. Number one is autotrophic mode of nutrition, and number two is heterotrophic mode of nutrition. यहां पर हम एक स्टेप फर्दर जाकर के ये भी देखेंगे कि किस तरह से हम ऑटोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को भी फर्दर दो कैटेगरीज में क्लासिफाई कर सकते हैं. सिमिलरली किस तरह से हम हेटरोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को भी फर्दर दो कैटेगरीज में क्लासिफाई कर सकते हैं. This video is extremely useful for class 10th board examinations as well as for competitive examinations like NTSC, Olympiad, etc. So this is Anand. You are watching 23.5 degrees. Let's start. The maintenance function of living organisms must go on even when they are not doing anything particular. Even if we are just asleep, this maintenance job has to go on. The processes which together perform this maintenance job are life processes. कहने का मतलब है कि तुम्हारे शरीर के अंदर कई सारे processes 24/7 चल रहे हैं लगातार continuously, और इन processes को जिनका उद्देश्य, जिनका पर्पस सिर्फ एक है, शरीर की ज़रूरतों को पूरा करना. यानी तुम्हारे शरीर के सेल्स को न्यूट्रिएंट्स और एनर्जी को लगातार सप्लाई करते रहना. यानी वो सारे प्रोसेसेस जो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के शरीर में 24/7 चलते रहते हैं, और वो ये इंश्योर करते हैं कि शरीर की न्यूट्रिएंट्स और एनर्जी की ज़रूरत पूरी होते रहे. उन प्रोसेसेस को हम लाइफ प्रोसेसेस कहते हैं. ओके, which are basically 7 in number. Number 1 is growth यानी विकास, मोदी जी वाला विकास नहीं. Number 2 is nutrition यानी कि पोषण. Number 3 is respiration यानी कि श्वसन. Number 4 is transportation यानी कि परिवहन. Number 5 is excretion यानी कि उत्सर्जन. Number 6 is reproduction यानी कि जनन. Number 7 is control and coordination यानी कि नियंत्रण एवं समन्वय. तो इन 7 तरह के लाइफ प्रोसेसेस के बारे में हम पढ़ेंगे फिलहाल इस चैप्टर में. नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 और नंबर 5 के बारे में हमें पढ़ना है. सो लेट्स स्टार्ट टॉकिंग अबाउट न्यूट्रिशन. न्यूट्रिशन इज द प्रोसेस बाय विच एन ऑर्गेनिज्म टेक्स फूड एंड यूटिलाइजेज इट टू गेट एनर्जी एंड न्यूट्रिएंट्स फॉर ग्रोथ, रिपेयर, मेंटेनेंस एंड टू परफॉर्म वेरियस टाइप ऑफ वर्क्स. यानी कि न्यूट्रिशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि कोई भी ऑर्गेनिज्म क्या करता है, वो फूड लेता है. अब इस फूड से वो एनर्जी और न्यूट्रिएंट्स डिराइव करता है. एनर्जी एंड न्यूट्रिएंट्स डिराइव करता है ताकि वो इस एनर्जी और न्यूट्रिएंट्स को यूज कर सके. किस चीज़ में? अपने शरीर में होने वाले ग्रोथ, रिपेयर और मेंटेनेंस वर्क के लिए. अपने शरीर में होने वाले ग्रोथ के लिए, अपने शरीर में होने वाले रिपेयर और मेंटेनेंस वर्क के लिए, साथ ही टू परफॉर्म वेरियस टाइप ऑफ वर्क्स. इस प्रोसेस को हम न्यूट्रिशन कहते हैं. नाउ वी नो दैट किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की 2 रिक्वायरमेंट होती है. नंबर 1 इज एनर्जी एंड नंबर 2 इज कार्बन. एक सेकेंड सर, अभी तक तो आप बोल रहे थे कि किसी भी लिविंग बीइंग की 2 रिक्वायरमेंट होती है. नंबर 1 इज एनर्जी एंड नंबर 2 इज न्यूट्रिएंट्स. तो अब न्यूट्रिएंट्स की जगह पे आप कार्बन क्यों बोल रहे हैं? देखो, मैं बोल अब भी सेम बात रहा हूँ. बात असल में ये है कि अगर हम न्यूट्रिएंट्स की बात करें तो ये न्यूट्रिएंट्स क्या है? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, न्यूक्लिक एसिड, वाइटामिन्स. इनके अलावा 2 और न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है, वाटर और मिनरल्स. फिलहाल हम उनकी बात नहीं कर रहे हैं. अगर हम इन 5 न्यूट्रिएंट्स को देखें तो इन सभी में एक चीज़ कॉमन है, और वो है कार्बन. ये न्यूट्रिएंट्स क्या है? केमिकल्स है. ओके, यानी इनका भी कुछ केमिकल फॉर्मूला तो होगा ना. जिस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला होता है CO2, कार्बन मोनोऑक्साइड का CO.
सल्फ्यूरिक एसिड का H2SO4। उसी तरह से प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, न्यूक्लिक एसिड, ये सभी क्या है? न्यूट्रिएंट्स है, ये सभी केमिकल्स हैं, तो इनका भी कुछ फॉर्मूला होगा। ओके, और इन सभी में एक चीज़ कॉमन है, इन सभी में कार्बन एटम होता है। ओके, तो जब मैं बोल रहा होता हूँ कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की ज़रूरत एनर्जी और कार्बन होती है, तो मैं बात कर रहा होता हूँ, तो मेरा मतलब होता है कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की ज़रूरत एनर्जी और कार्बन कंटेनिंग न्यूट्रिएंट्स होता है, यानी कि प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, न्यूक्लिक एसिड और वाइटामिन्स। ऑफ कोर्स बाकी दो की भी ज़रूरत होती है, वाटर और मिनरल्स की भी ज़रूरत होती है। ओके, अब देखो, कार्बन सर्व्स एज द बिल्डिंग ब्लॉक फॉर बायोमोलिक्यूल्स, यानी हमने देखा कि किस तरह से कार्बन सभी बायोमोलिक्यूल्स में कॉमन होता है, कार्बन सभी बायोमोलिक्यूल्स में कॉमन होता है। क्लियर? एक्सेप्ट वाटर एंड मिनरल्स, इन दोनों को अगर हम हटा दें तो जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं उन सभी में कार्बन कॉमन है, यानी कार्बन सर्व एज द बिल्डिंग ब्लॉक फॉर बायोमोलिक्यूल्स। सेकेंड पॉइंट जो है वो है कार्बन इज द प्राइमरी कंपोनेंट ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स लाइक प्रोटीन, लिपिड, न्यूक्लिक एसिड एंड कार्बोहाइड्रेट। हम देख चुके हैं कि प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, न्यूक्लिक एसिड, इन सभी में कार्बन एक कॉमन चीज़ है। ठीक है, तो प्राइमरी कंपोनेंट इन सभी का, इन सभी न्यूट्रिएंट्स का जो प्राइमरी कंपोनेंट है वो क्या है? कार्बन है। क्लियर? यस सर, इतना तो समझ में आ गया। अब देखो, बेस्ड ऑन कि कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म कार्बन की ज़रूरत को किस तरह से पूरा करता है, कार्बन को किस तरह से ऑब्टेन करता है, हम उस ऑर्गेनिज्म को दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। नंबर 1 है हेट्रोट्रोफ, जिन्हें कि हम परपोषी भी कहते हैं इन हिंदी, और नंबर 2 है ऑटोट्रोफ्स, जिन्हें कि हम स्वपोषी भी कहते हैं इन हिंदी। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है? इन दोनों में जो बेसिक डिफरेंस है वो ये है कि हेट्रोट्रोफ जो होते हैं ये न्यूट्रिएंट्स को अपने शरीर के अंदर सिंथेसाइज नहीं कर सकते, ये अपने शरीर के अंदर न्यूट्रिएंट्स को नहीं बना सकते। ओके, तो ये क्या करेंगे? ये बाहर से फूड के रूप में इन न्यूट्रिएंट्स को लेंगे अपने शरीर के अंदर, और फिर इन जो फूड में जो न्यूट्रिएंट्स है उसे अपने हिसाब से इनका शरीर यूटिलाइज करेगा। ठीक है, ऑटोट्रोफ्स जो है ये न्यूट्रिएंट्स को अपने शरीर के अंदर ही सिंथेसाइज कर लेते हैं। ओके, यानी जो कार्बन का जुगाड़ है ये ऑटोट्रोफ खुद से ही कर लेते हैं, इसके लिए किसी पर डिपेंडेंट नहीं है। ऐसा नहीं है कि बाहर से कोई एनिमल या फूड को, एनिमल या प्लांट को कंज्यूम करेंगे तभी इन्हें न्यूट्रिएंट्स मिलेगा, ऐसा नहीं है। ये न्यूट्रिएंट्स को अपने शरीर के अंदर बना सकते हैं, यानी ये इंडिपेंडेंट होते हैं इस लिहाज से। ओके, तो ये बेसिक डिफरेंस है ऑटोट्रोफ और हेट्रोट्रोफ में। क्लियर? चलो, अब हम एक और तरीके से लिविंग बीइंग्स को क्लासिफाई कर सकते हैं बेस्ड ऑन कि वो एनर्जी कैसे ले रहा है, उसकी एनर्जी का सोर्स क्या है। अगर किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म की एनर्जी का सोर्स सन है तो उसे हम फोटोट्रोफ कहेंगे, और अगर किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म की एनर्जी का सोर्स केमिकल रिएक्शन है, यानी किसी तरह का केमिकल रिएक्शन हो रहा है और उस रिएक्शन से जो एनर्जी निकल रही है, जो एनर्जी रिलीज हो रही है, उसको अगर वो ऑर्गेनिज्म यूटिलाइज करता है, ठीक है, अपने हिसाब से, तो हम उसे कीमोट्रोफ कहेंगे। ठीक है, यानी अगर एनर्जी का सोर्स कोई केमिकल रिएक्शन है, कोई केमिकल रिएक्शन हुआ, उसमें एनर्जी रिलीज हुई और उस रिलीज्ड एनर्जी का यूज उस लिविंग ऑर्गेनिज्म ने किया, तो हम उसे कीमोट्रोफ कहेंगे। ऑन द अदर हैंड, अगर सन से मिली एनर्जी का यूज कोई ऑर्गेनिज्म कर रहा है तो उसे हम फोटोट्रोफ कहेंगे। नाउ वी आर इन अ परफेक्ट पोजिशन टू टॉक अबाउट 4 कैटेगरीज ऑफ ऑर्गेनिजम्स, जो कि है फोटो ऑटोट्रोफ, कीमो ऑटोट्रोफ, फोटो हेट्रोट्रोफ और कीमो हेट्रोट्रोफ। अब इन्हें समझना बहुत ही इजी हो जाएगा। फोटो ऑटोट्रोफ की अगर हम बात करें तो इसने क्या किया, इसने फोटो दैट मीन्स इसने लाइट से एनर्जी ली, बेसिकली हम यहाँ सनलाइट की ही बात कर रहे हैं। इसने लाइट से एनर्जी ली और उस एनर्जी को यूज किया क्या करने में, अपने लिए न्यूट्रिएंट्स को बनाने में। इसलिए तो ये ऑटोट्रोफ है। ऑटोट्रोफ क्या होते हैं? जो न्यूट्रिएंट्स को अपने अंदर बना लेते हैं वो ऑटोट्रोफ। यानी अगर न्यूट्रिएंट्स को बनाने में, न्यूट्रिएंट्स को सिंथेसाइज करने में कोई ऑर्गेनिज्म लाइट से ली हुई एनर्जी का यूज कर रहा है तो उसे हम फोटो ऑटोट्रोफ कहेंगे। ठीक है,
एग्जाम्पल प्लांट्स और फाइटोप्लैंक्टन्स। फाइटोप्लैंक्टन्स के बारे में हम नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे। वहीं अब देखो कीमो ऑटोट्रोफ। कीमो ऑटोट्रोफ भी ऑटोट्रोफ ही है, यानी ये भी न्यूट्रिएंट्स को अपने अंदर ही सिंथेसाइज कर रहा है, लेकिन इस न्यूट्रिएंट्स को सिंथेसाइज करने के क्रम में, ठीक है, न्यूट्रिएंट्स को बनाने के लिए जो एनर्जी की, जिस एनर्जी की रिक्वायरमेंट है वो इसे लाइट से नहीं मिल रही, वो इसे किसी केमिकल रिएक्शन से मिल रही है, इसलिए हम इन्हें कीमो ऑटोट्रोफ कहते हैं। यानी कीमो ऑटोट्रोफ भी ऑटोट्रोफ है और फोटो ऑटोट्रोफ भी ऑटोट्रोफ है। दोनों में डिफरेंस ये है कि न्यूट्रिएंट्स को सिंथेसाइज करने के लिए जितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है वो एक फोटो ऑटोट्रोफ लाइट से लेता है, वहीं दूसरी ओर एक कीमो ऑटोट्रोफ इस एनर्जी को किसी केमिकल रिएक्शन से लेता है। यानी कोई केमिकल रिएक्शन ये करवाएगा जिससे एनर्जी रिलीज होगी और उस रिलीज्ड एनर्जी से ये अपना फूड सिंथेसाइज करेगा। ठीक है, तो ये बेसिक डिफरेंस होता है फोटो ऑटोट्रोफ और कीमो ऑटोट्रोफ में। वहीं अगर हम सिमिलरली तुम फोटो हेट्रोट्रोफ और कीमो हेट्रोट्रोफ की बात, फोटो हेट्रोट्रोफ के बारे में मैं चाहता हूँ कि खुद से सर्च करो नेट पर ताकि तुम्हारा नॉलेज बढ़े। ठीक है, कीमो हेट्रोट्रोफ, हम ह्यूमंस कीमो हेट्रोट्रोफ ही तो होते हैं। यानी क्या, जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट है वो तुम किसी केमिकल रिएक्शन से पूरा कर रहे हो। तो हमारी जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट है वो हम कहाँ से पूरा कर रहे हैं, केमिकल रिएक्शन से। और हम हेट्रोट्रोफ भी हैं, क्यों? क्योंकि हम न्यूट्रिएंट्स को अपने शरीर के अंदर तो बना नहीं सकते हैं, हम न्यूट्रिएंट्स को बाहर से लेते हैं फूड के रूप में, इसलिए हम हेट्रोट्रोफ है। और जो एनर्जी जिस एनर्जी की हमें ज़रूरत होती है वो हम केमिकल रिएक्शन से लेते हैं, इसलिए हम कीमो हेट्रोट्रोफ हैं। चलो अब हम आते हैं मुद्दे पर। ठीक है, कीमो हेट्रोट्रोफ, देखो एक बात याद रखना, जितनी भी चीज़ें तुम अपने आसपास देखते हो, जितने भी एनिमल्स, वो सभी कीमो हेट्रोट्रोफ ही होते हैं। गाय, बैल, बकरी, आदमी, कुत्ता, बिल्ली, ये सब क्या है, कीमो हेट्रोट्रोफ ही है। यानी एनर्जी की रिक्वायरमेंट वो किसी केमिकल रिएक्शन से पूरा करते हैं। ठीक है, और जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो ये खुद सिंथेसाइज नहीं कर सकते, वो ये बाहर से फूड के रूप में इन न्यूट्रिएंट्स को लेते हैं, इसलिए ये हेट्रोट्रोफ है। और एनर्जी की रिक्वायरमेंट ये किसी केमिकल रिएक्शन से रिलीज हुई एनर्जी को लेकर के करते हैं, इसलिए ये कीमो हेट्रोट्रोफ है। ठीक, अब क्लास 10th के हिसाब से अगर मैं बात करूं तो तुम्हें सिर्फ यहाँ फोटो और कीमो में तुम्हें नहीं जाना है। ठीक है, क्लास 10th में तुम्हें पढ़ना है ऑटोट्रोफ और हेट्रोट्रोफ। ठीक है, इन दो चीज़ों के बारे में तुम्हें क्लास 10th में पढ़ना है। तो यहाँ पे मैं फोटो और कीमो मैंने कहाँ से लाया, देखो क्लास 10th में तुम्हें कीमो ऑटोट्रोफ्स के बारे में नहीं पढ़ना। ठीक है, और क्लास 10th में तुम्हें फोटो हेट्रोट्रोफ्स के बारे में भी नहीं पढ़ना। ठीक है, जहां पर भी तुम्हारी बुक में ऑटोट्रोफ लिखा है कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है, वहां पे मतलब है फोटो ऑटोट्रोफ से। ठीक है, वहां पे उसका मतलब है फोटो ऑटोट्रोफ, क्योंकि कीमो ऑटोट्रोफ तो तुम्हारे सिलेबस में ही नहीं है। ठीक है, और जहां पर भी तुम्हारे बुक में हेट्रोट्रोफ लिखा है वहां पे मतलब है वहां पर मतलब है कीमो हेट्रोट्रोफ से। ठीक है, वहां पे मतलब है कीमो हेट्रोट्रोफ से, क्योंकि फोटो हेट्रोट्रोफ तुम्हारे सिलेबस में नहीं है। यानी अगर तुम्हारे बुक में हेट्रोट्रोफ लिखा है दैट मीन्स कीमो हेट्रोट्रोफ की बात हो रही है। ठीक है, तो इस बात को समझना, कंफ्यूज नहीं होना है। मैंने तुम्हें कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें बताई ताकि तुम्हें कंफ्यूज करने के लिए नहीं, कि ये नॉलेज तुम्हें इन फ्यूचर काफ़ी काम आएगा। ओके, क्योंकि कंपटीशन का ज़माना है तो तुम्हें बाकियों से एक एज लेने के लिए कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, ये याद रखना। Now, if we talk about the examples of photoautotrophs, तो टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट में आपको मिल जाएगा, यानी ज़मीन पर आपको प्लांट्स एक मोस्ट ऑब्वियस एग्जाम्पल मिलता है फोटोऑटोट्रोफ का। और प्लांट्स क्या करते हैं, एक प्रोसेस होता है जिसे हम फोटो सिंथेसिस कहते हैं। इस प्रोसेस के थ्रू प्लांट्स न्यूट्रिएंट्स को सिंथेसाइज करते हैं। फॉर दिस रीजन प्लांट्स आर फोटोऑटोट्रोफ। प्लांट क्या करते हैं, देखो ये सन है, सनलाइट की एनर्जी को कैप्चर किया, यानी लाइट की एनर्जी को यूज़ किया क्या करने में, फोटोसिंथेसिस करने में। फोटोसिंथेसिस में क्या करते हैं ये न्यूट्रिएंट्स को सिंथेसाइज करते हैं। ठीक है, न्यूट्रिएंट्स को सिंथेसाइज करने में, यानी न्यूट्रिएंट्स को बनाने में कौन सी एनर्जी का यूज़ किया, सन की एनर्जी को, सन की लाइट की एनर्जी को यूज़ किया। फॉर दिस रीजन प्लांट्स आर द मोस्ट ऑब्वियस एग्जाम्पल ऑफ फोटोऑटोट्रोफ्स।
ओके, टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट में। क्या वाटरी एनवायरनमेंट में भी कोई ऐसा ऑर्गेनिज्म होता है जो कि फोटोसिंथेसिस कर सकता है? द आंसर इज यस। वाटरी एनवायरनमेंट की अगर हम बात करें, यानी हम ये कुछ भी हो सकता है, ये ओशियंस हो सकते हैं, ये ओशियंस हो सकते हैं, ये रिवर हो सकते हैं, ये पॉन्ड हो सकते हैं, कुछ भी। तो यहाँ पर भी फोटोसिंथेसिस करने वाले ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिन्हें हम फाइटोप्लैंक्टन्स कहते हैं। और फाइटोप्लैंक्टन कोई एक ऑर्गेनिज्म का नाम नहीं है। फाइटोप्लैंक्टन में ढेरों अलग अलग तरह के ऑर्गेनिज्म आते हैं इस कैटेगरी में, फाइटोप्लैंक्टन की कैटेगरी में। और इन सभी में कॉमन क्या होता है? सभी तरह के ऑर्गेनिज्म जो कि फाइटोप्लैंक्टन की कैटेगरी में आते हैं, उनमें कॉमन क्या होता है? इन सभी ऑर्गेनिजम्स में क्लोरोफिल होता है। जस्ट लाइक प्लांट्स, इन सभी ऑर्गेनिज्म में क्लोरोफिल होता है, इसलिए ये सभी ऑर्गेनिज्म क्या कर सकते हैं? फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, यानी कि लाइट की एनर्जी को लेकर के सिंथेसिस कर सकते हैं। किस चीज़ का? न्यूट्रिएंट्स का। इसलिए ये सभी ऑर्गेनिजम्स फोटो ऑटोट्रोफ्स की कैटेगरी में आते हैं। जैसा कि मैंने कहा, फाइटोप्लैंक्टन्स के अंदर ढेरों ऑर्गेनिजम्स आते हैं। ये यूनिसेलुलर प्लांट्स हो सकते हैं, यूनिसेलुलर प्लांट्स हो सकते हैं, या साइनोबैक्टीरिया, कई तरह के बैक्टीरिया भी होते हैं जो कि इसी कैटेगरी में आते हैं। साइनोबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया को हम एक और नाम से जानते हैं, क्या? ग्रीन ब्लू एल्गी। याद रखना, साइनोबैक्टीरिया को ही हम ग्रीन ब्लू एल्गी भी कहते हैं। तो फाइटोप्लैंक्टन में यूनिसेलुलर प्लांट्स हो सकते हैं, फाइटोप्लैंक्टन में साइनोबैक्टीरिया हो सकता है जिसे हम ग्रीन ब्लू एल्गी भी कहते हैं। इसके अलावा भी ढेरों ऑर्गेनिजम्स फाइटोप्लैंक्टन्स की कैटेगरी में आते हैं। और अगर हम फाइटोप्लैंक्टन वर्ड पर जाए तो इसका मतलब क्या होता है? फाइटो यानी प्लांट। ये क्या होते हैं? बहुत छोटे छोटे प्लांट्स ही होते हैं, प्लांट लाइक ऑर्गेनिजम्स ही होते हैं, ठीक है। तो फाइटो स्टैंड्स फॉर प्लांट एंड प्लैंक्टन स्टैंड्स फॉर ड्रिफ्टर्स। प्लैंक्टन स्टैंड्स फॉर ड्रिफ्टर्स। ड्रिफ्टर्स इसलिए क्योंकि फाइटोप्लैंक्टन्स ऐसा नहीं है कि ये मूवमेंट कर सकते। ये क्या होते हैं ना, ये वाटर की सरफेस पर ही, वाटर के साथ ही जहाँ भी लहरें इन्हें ले जाती है ये तैरते रहते हैं। ये खुद से मूव नहीं कर सकते, ये पानी के साथ ही सरफेस पर रहते हैं और मूव करते रहते हैं। और क्योंकि ये सरफेस पे रहते हैं इसलिए सनलाइट को एक्सेस कर सकते हैं, राइट। अगर मान लो ये ओशियन की बहुत ही डेप्थ पे होते तो ये सनलाइट को एक्सेस नहीं कर पाते फाइटोप्लैंक्टन्स उस केस में, ओके। और तब ये फोटोसिंथेसिस कैसे करते हैं? फोटोसिंथेसिस के लिए सन का होना, सनलाइट की अवेलेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर? देखो, कीमो ऑटोट्रोफ बैक्टीरिया ही होते हैं, ढेर सारे बैक्टीरिया होते हैं अलग अलग टाइप के जो कि कीमो ऑटोट्रोफ होते हैं। अब डिपेंड करता है कि ये बैक्टीरिया किस इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से एनर्जी को डिराइव कर रहे हैं टू सिंथेसाइज शुगर। शुगर बनाने के लिए किस इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से ये बैक्टीरिया एनर्जी डिराइव कर रहे हैं, इस पे डिपेंड करता है कि हम उसे क्या नाम देंगे, ठीक है। चलो देखते हैं कुछ जनरल टाइप के कीमो ऑटोट्रोफ। कुछ कीमो ऑटोट्रोफ्स का एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि हाइड्रोजन ऑक्सीडाइजिंग बैक्टीरिया। हाइड्रोजन ऑक्सीडाइजिंग बैक्टीरिया। अब ये क्या करेंगे? एज द नेम सजेस्ट, हाइड्रोजन को ऑक्सीडाइज करेंगे, यानी कि हाइड्रोजन को ऑक्सीडाइज करेंगे, ठीक है। इस प्रोसेस में क्या होगा? कुछ एनर्जी रिलीज होगी। हाइड्रोजन को ऑक्सीडाइज करेंगे तो क्या बनेगा? वाटर बनेगा, साथ में इसकी कुछ और भी बनेगा, क्या? एनर्जी रिलीज होगी। इस एनर्जी का यूज करेंगे ये क्या करने में? कार्बन डाइऑक्साइड से शुगर बनाने में। यानी देखो, कार्बन डाइऑक्साइड से शुगर ये भी बना रहे हैं, जस्ट लाइक फोटो ऑटोट्रोफ। लेकिन फोटो ऑटोट्रोफ में फोटो लगा हुआ है, क्योंकि ये जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट है कार्बन डाइऑक्साइड से शुगर बनाने में, जो एनर्जी लगता है वो फोटो ऑटोट्रोफ सन से लेते हैं। ऑन द अदर हैंड, कार्बन डाइऑक्साइड से शुगर बनाने में जो जितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, एक कीमो ऑटोट्रोफ उसे किसी केमिकल रिएक्शन से लेता है। यहाँ पे कौन सी केमिकल रिएक्शन की बात हो रही है? हाइड्रोजन के ऑक्सीडेशन की। इसलिए हम इस कीमो ऑटोट्रोफ को क्या कहेंगे? हाइड्रोजन ऑक्सीडाइजिंग बैक्टीरिया। ये एक ऐसा बैक्टीरिया है जो कि हाइड्रोजन को ऑक्सीडाइज कर रहा है और इस रिएक्शन से रिलीज हुई एनर्जी का यूज करके कार्बन डाइऑक्साइड से शुगर फॉर्म कर रहा है, ठीक है।
नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं हम कीमो ऑटोट्रोफ का। हम आयरन ऑक्सीडाइजिंग बैक्टीरिया की बात करते हैं। आयरन ऑक्सीडाइजिंग बैक्टीरिया क्या करता है, ये Fe2+ को यानी कि फेरस आयरन को ऑक्सीडाइज कर देता है। यहाँ पे हाफ लगा लेना, लेट मी इरेज, हाँ, Fe2+ यानी कि फेरस आयरन को ऑक्सीडाइज कर देता है। और इस प्रोसेस में क्या बनता है, इस प्रोसेस में बनता है फेरिक आयन Fe3+, ठीक है। साथ में हाइड्रोजन आयन का फॉर्मेशन होता है और कुछ एनर्जी रिलीज होती है। और ये जो रिलीज्ड एनर्जी है इसका यूज़ किया जाता है क्या करने में, सेम काम करने में, कार्बन डाइऑक्साइड से शुगर बनाने में। अब क्योंकि यहाँ पे ये हाइड्रोजन को ऑक्सीडाइज नहीं कर रहा है, यहाँ पे ये आयरन को ऑक्सीडाइज कर रहा है, तो हम इस बैक्टीरिया को आयरन ऑक्सीडाइजिंग बैक्टीरिया कहेंगे, ठीक है। डिपेंड करता है ये कौन से इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का यूज़ कर रहा है, अकॉर्डिंगली नेम चेंज होता रहेगा। अगर हम सल्फर ऑक्सीडाइजिंग बैक्टीरिया की बात करें तो सल्फर ऑक्सीडाइजिंग बैक्टीरिया क्या करता है, अब ये सल्फर को ऑक्सीडाइज करेगा। सल्फर मान लो H2O प्लस हाफ O2, रिएक्शन कुछ इस तरह से होता है, H2SO4 प्लस H+ यानी कि आपका हो जाएगा हाइड्रोजन आयन और कुछ एनर्जी रिलीज होगी, कुछ एनर्जी रिलीज होगी। इस एनर्जी का यूज़ करेगा ये क्या करने में, कार्बन डाइऑक्साइड से अगेन शुगर बनाने में। यानी कर सभी वही कर रहे हैं, अल्टीमेटली शुगर बनाना है, यही पर्पस है, ठीक है, शुगर बनाना है। लेकिन शुगर बनाने के लिए एनर्जी चाहिए, ये एनर्जी फोटो ऑटोट्रोफ सन से ले रहा है और कीमो ऑटोट्रोफ किसी केमिकल से ले रहे हैं, ठीक है। अब देखो, अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट अबाउट कीमो ऑटोट्रोफ इज दैट कीमो ऑटोट्रोफ्स को हम एक्सट्रीमोफिल्स भी कहते हैं, एक्सट्रीमोफिल्स भी कहते हैं फॉर द ऑब्वियस रीज़न कि कीमो ऑटोट्रोफ बहुत ही एक्सट्रीम इन्वायरमेंट में रहते हैं। ये ऐसी जगहों पे आपको नॉर्मली मिलेंगे जहाँ पे और किसी और तरीके का लाइफ फॉर्म आपको नहीं मिलेगा उस जगह पर। जैसे अगर तुम सल्फर ऑक्सीडाइजिंग बैक्टीरिया की ही बात कर लो तो ये कहाँ मिलता है, डीप थर्मल वेंट्स में, ठीक है। अगर तुम ओशियन है, जैसे तुम इस इमेज में इजीली देख पा रहे हो, ओशियन की फ्लोर पर कुछ क्रैक्स होती है, ओपनिंग होती है, जिससे क्या होता है, लगातार ढेर सारी गर्म गैसेस बाहर आती रहती है अलग अलग तरह की, ठीक है। कई सारे मिनरल्स बाहर आते रहते हैं, मैग्मा भी कुछ बाहर आता है, जियोथर्मली हीटेड वाटर बाहर आता रहता है। और इस जगह पे जो टेम्परेचर है वो अराउंड 500 डिग्री सेल्सियस होता है, ओके। कुछ आगे पीछे होता है, अलग अलग जगहों पर आपको अलग अलग टेम्परेचर मिलेगा, अलग अलग सोर्सेज में अगर आप नेट पे सर्च करोगे तो लगभग ऑन एन एवरेज 500 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है इन वेंट्स के आसपास के एरिया में, वाटर टेम्परेचर। और इतने हाई टेम्परेचर पर भी ये सल्फर ऑक्सीडाइजिंग बैक्टीरिया सर्वाइव करता है, क्योंकि इसे ना सनलाइट की ज़रूरत, इसने अपने आप को पहले तो हाई टेम्परेचर पर सर्वाइव करने के लिए अडेप्ट कर लिया है, ठीक है। दूसरा, इसे सनलाइट की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि देखो ओशियन के फ्लोर की अगर तुम बात करो तो ओशियन के फ्लोर में क्या सनलाइट पहुंच पाएगी, नहीं पहुंच पाती है, ठीक है। वो बहुत ही डीप में होता है, बहुत ही डेप्थ पर होता है, वहाँ तक सनलाइट नहीं पहुँचती, तो इसे सनलाइट की ज़रूरत भी कहाँ है। ये थोड़ी ना फोटो ऑटोट्रोफ है जो कि सन से एनर्जी ले रहा है शुगर बनाने के लिए, ये तो इसे बस केमिकल से मतलब है। कौन से केमिकल से, फिलहाल अगर हम सल्फर ऑक्सीडाइजिंग बैक्टीरिया की बात कर रहे हैं तो इसे सल्फर से मतलब है। और ये जो हाइड्रोथर्मल वेंट्स होते हैं ना, ये सल्फर का जो सल्फर होता है उसका बहुत ही अच्छा सोर्स होते हैं, ठीक है। इनसे लगातार गैसेस बाहर निकलते रहती है, जिसमें हाइड्रोजन सल्फाइड भी होता है, H2S। ये एक्ट करता है एज अ सोर्स ऑफ सल्फर फॉर सल्फर ऑक्सीडाइजिंग बैक्टीरिया। और सल्फर ऑक्सीडाइजिंग बैक्टीरिया क्या करेगा, H2S में जो सल्फर मौजूद है उसको ऑक्सीडाइज कर देगा, उससे जो एनर्जी रिलीज होगी उससे अपना शुगर बना लेगा। इसे ना किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म को खाने की ज़रूरत है, लाइक हेट्रोट्रोफ्स, ये तो ऑटोट्रोफ है, ये इसने अपना शुगर खुद बनाया, ठीक है, क्योंकि ये किसी भी दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंडेंट नहीं है, ना ही सनलाइट पे डिपेंडेंट है। इसलिए ये बहुत ही ईजिली ऐसे कंडीशन में भी, ऐसे एक्सट्रीम कंडीशन में भी, ऐसे हार्श कंडीशन में भी सर्वाइव कर पाता है। और मोस्ट ऑफ द कीमो ऑटोट्रोफ जो होते हैं वो ऐसे ही होते हैं, बहुत ही एक्सट्रीम कंडीशंस में पाए जाते हैं। अगर हम इक्का दुक्का एग्जाम्पल को छोड़ दें, जैसे आयरन ऑक्सीडाइजिंग बैक्टीरिया जो होता है वो तुम्हें टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट में मिल जाएगा, ठीक है, और इसे ऑक्सीजन की ज़रूरत भी होती है। ये नॉर्मली आयरन को जब ऑक्सीडाइज करता है तो उस रिएक्शन में ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। सिमिलरली नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, इसको भी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है अमोनिया को सिंथेसाइज करने में,
ठीक है। अगर हम नाइट्रोसोमोनास बैक्टीरिया की बात करें या अगर हम एजोटोबैक्टर की बात करें तो उसमें भी हमने देखा कि उसने भी ऑक्सीजन का यूज़ किया फॉर द ऑक्सीडेशन प्रोसेस। तो कुछ इक्का दुक्का एग्जाम्पल को छोड़ दिया जाए तो मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया आर एक्सट्रीमोफिल्स, मोस्ट ऑफ द कीमो ऑटोट्रोफिक बैक्टीरिया आर एक्सट्रीमोफिल्स। ये बहुत ही एक्सट्रीम इन्वायरमेंट में पाए जाते हैं, ऐसी जगहों पर जहाँ पे कोई और लाइफ फॉर्म तुम्हें नहीं मिलेगा। आयरन ऑक्सीडाइजिंग बैक्टीरिया के बारे में याद रखना, ये कहाँ पाया जाता है? लावा बेड में पाया जाता है। और लावा बेड एक अच्छा सोर्स होता है किस चीज़ का? फेरस आयरन का। क्लियर। सल्फर ऑक्सीडाइजिंग बैक्टीरिया हाइड्रोथर्मल वेंट्स में पाया जाता है, जो कि ओशियंस के फ्लोर पर होते हैं। इनसे काफ़ी गर्म पानी निकलता रहता है लगातार, ठीक है। जियोथर्मली हीटेड वाटर निकलता रहता है, कुछ मैग्मा भी बाहर निकलता है और निकलते हैं ढेर सारे मिनरल्स जिनमें कि सल्फर भी होता है, जिसको ऑक्सीडाइज करता है ये सल्फर ऑक्सीडाइजिंग बैक्टीरिया टू कन्वर्ट CO2 इनटू C6H12O6 यानी कि शुगर। Now let's talk about the next type of organisms, that is heterotrophs, जिन्हें हम हिंदी में परपोषी भी कहते हैं। ओके, हेटेरोट्रोफ होने का एक सिंपल सा मतलब, एक सीधा सा मतलब ये निकलता है कि ये वो ऑर्गेनिजम्स है जो कि न्यूट्रिएंट्स को खुद से सिंथेसाइज नहीं कर सकते। तो ये क्या करेंगे? ये बाहर से इन न्यूट्रिएंट्स को लेंगे। कैसे लेंगे? इन द फॉर्म ऑफ फूड। ये बाहर से फूड के रूप में इन न्यूट्रिएंट्स को लेंगे और फिर इन न्यूट्रिएंट्स को इनका शरीर अपने हिसाब से यूटिलाइज करेगा। इस पॉइंट को पढ़ो। The form of nutrition differs depending on the type and availability of food material as well as how it is obtained by the organisms। कहने का मतलब ये है कि तुम्हारे आसपास ढेरों तरह के हेटेरोट्रोफ है, जितने भी एनिमल्स हैं, जितने भी इंसेक्ट्स हैं, अलग अलग तरह के, ये सभी क्या है? ये सभी हेटेरोट्रोफ्स है। ये सभी अपना फूड बाहर से लेते हैं। ओके, लेकिन फिर भी इनके फूड लेने के तरीके में कितना डिफरेंस है, कितना अंतर है, एंड बेस्ड ऑन दिस डिफरेंस हम इन ऑर्गेनिजम्स को अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, आओ देखते हैं कैसे। हेटेरोट्रोफ्स को यानी कि परपोषियों को हम 3 कैटेगरीज में मेनली डिवाइड करते हैं। एक है सैप्रोट्रोफ्स, जिन्हें कि हम हिंदी में मृतजीवी कहते हैं। एंड एज द नेम सजेस्ट, सैप्रोट्रोफ्स क्या करते हैं? ये डेड एंड डीकेइंग मटेरियल से, डेड एंड डीकेइंग चीज़ों से, यानी वैसे ऑर्गेनिजम्स, ये प्लांट भी हो सकते हैं, वैसे ऑर्गेनिजम्स जो कि मर चुके हैं, ओके, वैसे ऑर्गेनिज्म जो कि मर चुके हैं और सड़ रहे हैं। क्लियर? ये प्लांट भी हो सकता है, कोई डेड प्लांट है जो कि डीके हो रहा है, या कोई डेड एनिमल है जो कि डेड डीके हो रहा है। तो इन डेड और डीकेइंग चीज़ों से ये अपना न्यूट्रिएंट अब्जॉर्ब कर लेते हैं। कौन? सैप्रोट्रोफ्स। इसलिए इन्हें हम मृतजीवी कहते हैं। इनको किसी को मार करके खाने की ज़रूरत नहीं होती। ये सिंपली जो चीज़ मर चुकी है, जो सड़ रही है, यानी डेड और डीकेइंग चीज़ों से अपना न्यूट्रिएंट्स ये अब्जॉर्ब कर लेते हैं। और अगर देखो, सैप्रोट्रोफ्स के बारे में एक बहुत ही अमेजिंग चीज़ है जो कि इनको यूनिक बनाता है। ठीक है, इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे जब हम होलोजोइक ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ रहे होंगे तब। ठीक है, अगर हम सैप्रोट्रोफ्स का एग्जाम्पल देखें तो फंगाई लाइक ब्रेड मोल्ड्स, यीस्ट, मशरूम, ये सभी क्या है? सैप्रोट्रोफ्स ही है। फंगाई का एग्जाम्पल है ब्रेड मोल्ड। देखो, अगर तुम्हारे घर में भी ब्रेड है, ठीक है, ये ब्रेड जब तुम 2, 4, 5 दिन के लिए रख दोगे तो क्या होगा? धीरे धीरे इसमें तुम्हें कलरफुल पैचेस नज़र आने लगेंगे। ये क्या है? ये एक फंगाई है जो इस पर ग्रो कर रहा है। क्योंकि ये ब्रेड अब सड़ रहा है तो इस डीकेइंग ब्रेड से न्यूट्रिएंट्स अब्जॉर्ब करता है एक फंगाई, जिसे हम ब्रेड मोल्ड कहते हैं। ठीक है, और इसका एक फैंसी नेम भी है, राइजोपस स्टोलोनिफर। ओके, राइजोपस स्टोलोनिफर इसका नाम है। मशरूम विच इज़ अनदर टाइप ऑफ फंगाई, ये भी क्या करता है? डेड और डीकेइंग चीज़ों पर ही ग्रो करता है। ओके, तुम्हें प्लांट का स्टेम है, मान लो टूट के कर गिर गया है तो उस पर ये ग्रो कर जाएगा, या फिर कोई चीज़ कहीं पर भी बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन है डेड और डीकेइंग चीज़ों का, तो वहाँ पे तुम्हें मशरूम ग्रो किया हुआ मिल जाएगा। और मशरूम तो हमारे डाइट का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट भी है। सिमिलरली यीस्ट इज अनदर टाइप ऑफ फंगाई विच इज़ अ सैप्रोट्रोफ, यानी ये भी मृतजीवी ही है। क्लियर? एक्चुअल में तुम्हारा जो ब्रेड बनता है वो यीस्ट के फर्मेंटेशन प्रोसेस से ही बनता है। ओके,
तो ये कुछ एग्जाम्पल्स थे सैप्रोट्रोप्स के, यानी कि मृत जीवियों का। नेक्स्ट हम देखते हैं होलोजोइक। होलोजोइक सिंपली वैसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि फूड को अपने शरीर के अंदर लेते हैं, ठीक है, यानी इन्हें अब फूड को अपने शरीर के अंदर लेना पड़ता है। अब फूड को ये डाइजेस्ट करेंगे फिर, जो कि इनके शरीर के अंदर होगा। होलोजोइक का परफेक्ट एग्जांपल तो एनिमल, जितने भी एनिमल तुम्हारे आसपास है वो सभी होलोजोइक ही है, इंक्लूडिंग यू ह्यूमन बींग्स, ठीक है। तो ह्यूमन बींग्स आर द बेस्ट एग्जांपल ऑफ होलोजोइक ऑर्गेनिजम्स। ये क्या करेंगे, ये फूड को बाहर से लेंगे, जैसे तुम फूड को बाहर से लेते हो, और फूड को लेने के प्रोसेस को हम इंजेक्शन कहते हैं, ठीक है, इंजेक्शन। इसके बाद क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में फूड को तोड़ा जाएगा। फूड को फिजिकली भी तोड़ा जाएगा और केमिकली भी तोड़ा जाएगा। जब मैं बोलता हूँ फूड को केमिकली तोड़ा जाएगा, तो मेरे बोलने का मतलब होता है कि फूड में जो ढेर सारे न्यूट्रिएंट्स हैं, उनमें कई तरह के न्यूट्रिएंट्स, बहुत बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं, और इतने बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स को तुम्हारा शरीर यूज़ नहीं कर सकता। तो पहले तुम्हारा शरीर इन बड़े बड़े न्यूट्रिएंट्स, बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स को, जो कि न्यूट्रिएंट्स के मॉलिक्यूल है, इन्हें छोटे छोटे बेसिक यूनिट्स में तोड़ता है। जैसे अगर तुम बात करो लिपिड की, ठीक है, तो ये काफ़ी बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं। या तुम प्रोटीन की ही बात कर लो, या तुम कार्ब्स की बात करो, यानी कार्बोहाइड्रेट की बात करो, न्यूक्लिक एसिड की बात करो, तो ये सब बहुत ही बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स हैं, और इनको डायरेक्टली तुम्हारा शरीर अब्जॉर्ब नहीं कर पाता। तो पहले ये इन्हें सिंपलर यूनिट्स में तोड़ेगा, छोटे छोटे यूनिट्स में तोड़ेगा, और फिर इन छोटे छोटे यूनिट्स को तुम्हारा शरीर अब्जॉर्ब करता है। इस प्रोसेस को हम डाइजेशन कहते हैं। डाइजेशन में खाने को फिजिकली भी तोड़ा जाता है छोटे छोटे टुकड़ों में, जो कि तुम्हारा दांत मेनली करता है, और केमिकली भी तोड़ा जाता है, यानी कि बड़े बड़े न्यूट्रिएंट मॉलिक्यूल्स को छोटे छोटे बेसिक यूनिट्स में तोड़ा जाता है, ताकि तुम्हारे शरीर इन्हें अब्जॉर्ब कर ले, ठीक है। तो इंजेक्शन के बाद डाइजेशन। डाइजेशन के लिए तुम्हारे पास एक डेडिकेटेड डाइजेस्टिव सिस्टम है, उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे, लेकिन आने वाली वीडियो में। अब एक बार जब न्यूट्रिएंट्स केमिकली टूट चुके और फिजिकली भी तुम्हारा फूड टूट चुका है, तो अब उसे अब्जॉर्ब किया जाएगा इनटू योर ब्लड स्ट्रीम, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप क्या होता है न्यूट्रिशन प्रोसेस का, अब्जॉर्प्शन। फाइनली अब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स को तुम्हारे शरीर के सेल्स, यानी जो ब्लड है वो तुम्हारे शरीर के सारे सेल्स तक पहुंचाएगा इन अब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स को, और सारे सेल्स अपने अपने तरीके से इन न्यूट्रिएंट्स का यूज़ करेंगे, और इस यूज़ करने वाले प्रोसेस को हम कहते हैं असिमिलेशन। फाइनली कुछ चीज़ें होंगी जो कि 5वें स्टेप में तुम्हारा शरीर बाहर कर देगा, क्योंकि कुछ चीज़ें जो तुम्हारे फूड में थी, जिसको तुमने इंजेस्ट किया था, यानी शरीर के अंदर लिया था, वो उन्हें तुम्हारा शरीर डाइजेस्ट नहीं कर पाया, तो उन चीज़ों को तुम्हारा शरीर बाहर निकाल दिया जाएगा, ठीक, बाहर निकाल देगा। खैर, इस पर हम डेडिकेटेड वीडियो ला रहे हैं, इस पर मैं डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा, तो अभी तो डिटेल में बात करने का कोई तुक ही नहीं बनता है, ओके। तो कुछ इस तरह से, कुछ इतने स्टेप्स में होलोजोइक ऑर्गेनिजम्स में न्यूट्रिशन प्रोसेस होता है, ठीक है। सबसे पहले इंजेक्शन, फिर डाइजेशन, उसके बाद अब्जॉर्प्शन, फिर असिमिलेशन, फिर इजेशन। मान लेते हैं कि कोई डेड और डीकेइंग मैटर है, यानी कोई ऐसी चीज़ है जो कि मर चुकी है और अब सड़ रही है, ठीक है। ओबियसली इसमें ढेर सारे न्यूट्रिएंट्स होंगे। अब कोई सैप्रोट्रोफिक ऑर्गेनिज्म इस डेड और डीकेइंग मैटर से किस तरह से न्यूट्रिशन लेगा, देखो। सबसे पहले स्टेप में वो कुछ एंजाइम्स रिलीज करेगा इस पर। एंजाइम एक तरह का केमिकल है जिसका काम होता है इन बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स न्यूट्रिएंट मॉलिक्यूल्स को छोटे छोटे सिंपलर न्यूट्रिएंट मॉलिक्यूल्स में तोड़ देना। यानी बेसिकली ये एंजाइम क्या कर रहे हैं, डाइजेशन प्रोसेस को अंजाम दे रहे हैं। अंतर बस यही है कि इस बार डाइजेशन जो है ये शरीर के बाहर हो रहा है। ये जो भी सैप्रोट्रोफिक ऑर्गेनिज्म है, इसके शरीर के बाहर ये डाइजेशन प्रोसेस हो रहा है। नॉर्मली हम होलोजोइक के केस में हमने क्या देखा कि जो डाइजेशन प्रोसेस है वो शरीर के अंदर होता है। तुम होलोजोइक हो तो डाइजेशन प्रोसेस तुम्हारे शरीर के अंदर हो रहा है, ओके। लेकिन सैप्रोट्रोफिक के केस में ये डाइजेशन प्रोसेस कहाँ होता है, शरीर के बाहर होता है। तो सबसे पहले केमिकल रिलीज किए जाते हैं और बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स न्यूट्रिएंट मॉलिक्यूल्स को छोटे छोटे सिंपलर न्यूट्रिएंट मॉलिक्यूल्स में तोड़ा जाता है विद द हेल्प ऑफ दिस केमिकल विच इज ऑल्सो नोन एज एंजाइम। दिस केमिकल इज ऑल्सो नोन एज एंजाइम। अब एक बार जब न्यूट्रिएंट्स छोटे छोटे सिंपलर मॉलिक्यूल्स में टूट चुके हैं तो इन्हें अब्जॉर्ब कर लिया जाता है इस सैप्रोट्रोफिक ऑर्गेनिज्म के द्वारा और ये धीरे धीरे ग्रो कर जाता है। अगर मान लो ये सैप्रोट्रोफिक
ऑर्गेनिज्म इस केस में एक मशरूम था विच इज़ अ फंगाई, तो ये इस तरह से न्यूट्रिएंट्स को लेकर के ग्रो कर जाएगा। ये डिफरेंस है एक सैप्रोट्रोफ में जिसमें कि डाइजेशन जो होता है वो शरीर के बाहर होता है, और एक होलोजोइक में क्या होता है, डाइजेशन शरीर के अंदर होता है। याद रखना, जैसे तुम्हारे शरीर के अंदर डाइजेशन हो रहा है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट टाइप ऑफ हेटेरोट्रोफ्स दैट आर पैरासाइट्स, जिन्हें कि हम हिंदी में परजीवी कहते हैं। दे डिराइव न्यूट्रिशन फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स विदाउट किलिंग देम। यानी जो पैरासाइट्स होते हैं ये अपना न्यूट्रिशन डिराइव करते हैं प्लांट्स या एनिमल से, लेकिन उन्हें बिना मारे। ठीक है, हाँ, ये उन्हें कुछ नुकसान, कुछ हार्म जरूर पहुंचाते हैं, लेकिन मारते नहीं हैं। इन मोस्ट ऑफ द केसेस नहीं मारते हैं, कई केसेस में मार भी देते हैं। ठीक है, इट इज़ यूज्ड बाय अ वाइड वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स। इनफैक्ट अकॉर्डिंग टू एन एस्टिमेशन लगभग 50% ऑफ ऑल लाइफ फॉर्म ऑन अर्थ पैरासिटिक ही है। याद रखना, ठीक है। एग्जाम्पल्स ले लो, कस्क्यूटा, अमरबेल, जिसे हम एक और नाम से जानते हैं डॉडर प्लांट। ये एक प्लांट है जो कि पैरासिटिक है, इसे हम अमरबेल भी कहते हैं, इसे हम कस्क्यूटा भी कहते हैं। इसके अलावा ऑर्काइड्स, देखो ऑर्काइड्स को नॉर्मली लिया जाता है एज एन एग्जाम्पल ऑफ पैरासाइट, लेकिन ऑर्काइड्स पैरासाइट होते नहीं हैं। ठीक है, ऑर्काइड्स पैरासाइट नहीं होते हैं। ये जंगली फूलों की कुछ प्रजातियां होती है, कुछ प्लांट्स होते हैं, कुछ प्लांट्स की स्पीसीज होती है, ठीक ना, जंगली फूलों की, उन्हें हम ऑर्काइड्स कहते हैं। और ये ट्रू सेंस में पैरासाइट्स होते नहीं है। क्यों नहीं होते हैं मैं तुम्हें आगे बताऊंगा। इसके अलावा देखो, इसलिए ऑर्काइड्स को तो तुम मत ही ये करना, इंक्लूड करना पैरासाइट्स के एग्जाम्पल में। ठीक है, कस्क्यूटा इज एन एग्जाम्पल, टिक्स आर एग्जाम्पल्स, लाइस यानी जुएं, जो कि मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल है पैरासाइट्स का। ये कहीं पर भी तुम्हारे शरीर में हो सकती है जहाँ पर बाल है, ये तुम्हारे सर में हो सकता है, ये तुम्हारे प्यूबिक रीजन में हो सकता है, ये कहीं और हो सकता है। इसके अलावा लीचेस, जोंक, ये भी क्या है, एक पैरासाइट है। ये सारे ऑर्गेनिजम्स क्या कर रहे हैं, टेप वॉर्म जो कि तुम्हारे इंटेस्टाइन में हो सकता है। ठीक है, ये सभी पैरासाइट्स है। ये क्या करते हैं, तुम्हें मारेंगे नहीं, ठीक है, बस तुमसे धीरे धीरे अपना न्यूट्रिशन डिराइव करते रहेंगे। ओके, तुम्हारे जिंदा रहने में इनका फ़ायदा है, क्योंकि तुम जितना लंबा जियोगे उतने आराम से इन्हें भी एक फिक्स्ड सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन मिलता रहेगा। तुम अगर मर जाओगे तो फिर इनका न्यूट्रिशन बंद हो जाएगा, इसलिए तुम्हारे जिंदा रहने में ही इनका फ़ायदा है। जुएं क्या करती है, ये ब्लड सकर होती है। हियर आई हैव टेकन फ्यू मोर एग्जांपल्स ऑफ पैरासिटिक ऑर्गेनिजम्स। यहाँ पे देखो स्कैबीज है, जो कि एक माइट होता है। देखो माइट कई तरह के हो सकते हैं, ठीक है, तो स्कैबीज भी एक माइट होता है जो कि बहुत ही छोटा होता है साइज में। ओके, और ये तुम्हारे शरीर, तुम्हारी जो स्किन होती है उसके अपर मोस्ट लेयर में बरो करके रहता है। यानी जिस तरह से चूहे बिल बना के रहते हैं ना, उसी तरह से ये तुम्हारे स्किन के अपर मोस्ट लेयर में रहता है बरो करके। ये वहीं पे अंडे देता है, वहीं पे से न्यूट्रिशन डिराइव करता है, तुम्हारे स्किन से ही न्यूट्रिशन डिराइव करता है। ठीक है, और इन्हीं के कारण तुम्हें खुजली होती है। और देखो जिस भी जगह पे ये रहते हैं वहाँ पे किस तरह से रैशेस हो जाती है और खुजली होता है। क्लियर। नेक्स्ट है बेड बग्स। अगर तुम कभी किसी होटल में गए होगे जहाँ पर काफ़ी बेड काफ़ी दिन से धुला नहीं है, तो वहाँ पे तुम्हें बेड बग्स देखने को मिले होंगे। बेड बग्स ने तुम्हें परेशान किया होगा, जो कि नॉर्मली क्या करते हैं, ये रात को निकलते हैं या अंधेरे में निकलते हैं, तुम्हें काटेंगे, यानी तुम्हारा ब्लड सक करेंगे और फिर ये वापस चले जाएंगे। तो दे आर अनदर काइंड ऑफ पैरासिटिक ऑर्गेनिज्म। लाइस, ठीक है, लाइस यानी कि जुएं, ये भी पैरासिटिक ऑर्गेनिजम्स होती है। ये तुम्हारे शरीर के किसी भी पार्ट में पाई जा सकती है जहाँ पर कि बाल हो। ठीक है, ये तुम्हारे सर में हो सकती है, प्यूबिक रीजन में हो सकती है, या कहीं और भी हो सकती है। सिमिलरली इंटेस्टाइन में तुम्हें राउंड वॉर्म्स देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा एक और तरह का वॉर्म तुम्हारे इंटेस्टाइन में मिल सकता है, जिन्हें कि हम फ्लैट वॉर्म्स कहते हैं। फ्लैट वॉर्म्स कहते हैं, ये भी कई टाइप के होते हैं। ओके, और पिछले स्लाइड में तुम्हें याद होगा हमने देखा था क्या, लेट मी शो यू, टेप वॉर्म्स। टेप वॉर्म्स एक टाइप के फ्लैट वॉर्म ही होते हैं, ठीक है, जो कि तुम्हारे इंटेस्टाइन में हो सकते हैं और ये बहुत खतरनाक होते हैं। ये सभी क्या है, राउंड वॉर्म हो गया, फ्लैट वॉर्म हो गया, ये तुम्हारे इंटेस्टाइन में रहेंगे, या कई बार ये क्या होता है ना कि इंटेस्टाइन से मूव करके तुम्हारे शरीर के दूसरे पार्ट में भी चले जाते हैं, ठीक है, थ्रू योर ब्लड या किसी और तरीके से। और ये तुम्हारे शरीर के टिश्यूज़ से फीड करते हैं, यानी तुम्हारे शरीर के टिश्यूज़ को खाते हैं, ठीक है, तुम्हारे ब्लड से न्यूट्रिशन लेते हैं, और इस तरह से ये तुम्हें नुकसान पहुंचाते हैं, तुम्हें हार्म पहुंचाते हैं। इसके अलावा ब्रेन ईटिंग अमीबा विच इज़ अनदर एग्जाम्पल ऑफ पैरासिटिक ऑर्गेनिज्म, और ये बहुत ही डेडली होता है। जैसा कि मैंने कहा था कि ज़रूरी नहीं है कि हर बार पैरासाइट अपने होस्ट को ना मारे। होस्ट क्या होता है,
देखो कोई भी पैरासाइट जिस भी प्लांट या एनिमल से अपना न्यूट्रिशन डिराइव करता है उस प्लांट या एनिमल को हम होस्ट कहते हैं, ठीक है। तो राउंड वॉर्म या फिर फ्लैट वॉर्म के केस में, क्योंकि हम ह्यूमंस के पर्सपेक्टिव में बात कर रहे हैं, तो अगर ये ह्यूमंस के इंटेस्टाइन में पाए जा रहे हैं, अगर ये ह्यूमन के इंटेस्टाइन में है तो ह्यूमन क्या है, इनके लिए होस्ट है। बेड बग्स अगर ह्यूमन को काट रहे हैं तो ह्यूमन होस्ट है, स्कैबीज के लिए ह्यूमन होस्ट है, लाइस के लिए ह्यूमन होस्ट है, ठीक है। ब्रेन ईटिंग अमीबा क्या करता है, ये देखो एक्चुअल में ये एक रेयर पैरासाइट है, ठीक ना। एक्चुअल में ये एक रेयर पैरासाइट है जो कि वाटर के थ्रू तुम्हारे नोज के अंदर जाता है, ठीक है, और फिर धीरे धीरे ये तुम्हारे ब्रेन तक पहुंच जाता है और ब्रेन में जाकर के ये ब्रेन के टिश्यूज को खाने लगता है और इन 99% ऑफ द टाइम्स ये तुम्हें मार देगा। Now here is another example of an parasitic organism that is a plant. This is Rafflesia plant. अगर मैं यहाँ पर लिखूँ तो ये Rafflesia plant है। यहाँ पे ज़्यादा इजीली तुम रीड कर पाओगे क्योंकि यहाँ पे कलर के कारण तुम रीड नहीं कर पाओगे, इसलिए मैं इधर लिख रहा हूँ, ठीक है। ये Rafflesia plant है और इस प्लांट में जो फ्लावर होता है इसे हम Rafflesia फ्लावर कहते हैं। एक्चुअली ना ये प्लांट तो तुम्हें विजिबल होगा ही नहीं क्योंकि इसमें ना स्टेम होता है ना लीफ होता है, कुछ भी नहीं होता है, सिर्फ एक फूल ही तुम्हें दिखेगा, ठीक ना। तो ये है Rafflesia फ्लावर और ये क्या है, एक पैरासिटिक ऑर्गेनिज्म है। कैसे पैरासिटिक है, ये कहाँ से, किस ऑर्गेनिज्म से अपना फूड डिराइव कर रहा है, ये एक्चुअल में तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन इसके नीचे इस फूल के नीचे इसका एक होस्ट प्लांट है, ठीक है। इस प्लांट से ही ये प्लांट ग्रो कर चुका है, इस प्लांट के ऊपर ये Rafflesia का प्लांट ग्रो कर जाता है। इस प्लांट से जो इसका होस्ट है उससे न्यूट्रिशन डिराइव करेगा और उसी के ऊपर ये उग जाएगा। अब क्योंकि ये उसके ऊपर है इसलिए तुम्हें नीचे इसका होस्ट दिखाई नहीं दे रहा है। ये काफ़ी बड़ा होता है साइज़ में, अगर डायमीटर की बात करें तो लगभग ये 4 फीट डायमीटर होता है इस फ्लावर का। Rafflesia के फ्लावर का डायमीटर 4 फीट होता है और ये फूल लगभग 10 किलोग्राम, 10 किलो से ज़्यादा ही होता है इन मास। इनफैक्ट इट इज़ द लार्जेस्ट फ्लावर ऑफ द वर्ल्ड और ये नेशनल फ्लावर भी है इंडोनेशिया का, ये भी याद रखना। Rafflesia फ्लावर का एक और नाम है, हम इसे कॉर्प्स फ्लावर भी कहते हैं, कॉर्प्स फ्लावर, ओके। और इसे इस नाम से क्यों जानते हैं, क्योंकि इससे रॉटिंग मीट की जैसी बदबू आती है, यानी कोई मांस अगर सड़ रहा हो तो उससे जैसी बदबू आती है, जैसा स्मेल आता है वैसा ही इस फ्लावर से भी आता है। फॉर दिस रीजन इसे कॉर्प्स फ्लावर कहते हैं। और ये जो स्मेल है इसके लिए काफ़ी हेल्पफुल होता है क्योंकि Rafflesia फ्लावर जो होता है ना, ये यूनिसेक्सुअल होता है। यूनिसेक्सुअल यानी इसमें मेल और फीमेल अलग अलग होता है, ठीक ना। एक ही फूल में तुम्हें दोनों पार्ट नहीं मिलेंगे, यानी कि पॉलिनेशन प्रोसेस के लिए ये जो इसकी बहुत ही गंदी गंध होती है, सड़ रहे मीट की जैसी गंध, ठीक है, ये गंध मक्खी वगैरह को अट्रैक्ट करती है, वो आकर के इसके ऊपर बैठती है और फिर इसे पॉलिनेट करती है, ओके। Now let's talk about Cuscuta, which is another type of parasitic plant and is also known as dodder, sometimes as अमरबेल। इसे हम अमरबेल भी बोलते हैं, डॉडर भी बोलते हैं, Cuscuta तो बोलते ही है, ओके। एंड द यूनिक थिंग्स अबाउट Cuscuta इज दैट इसमें लीव्स एब्सेंट होते हैं, इसमें स्टेम भी एब्सेंट होते हैं। जो टिपिकल स्टेम तुम देख सकते हो बाकी के प्लांट्स में, वो एक Cuscuta प्लांट में एब्सेंट होता है। एंड ऑफ कोर्स इसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं होता, ठीक है। अगर होता क्लोरोफिल तो ये फोटोसिंथेसिस कर लेता, खाना क्यों चुराता, खाना चुरा रहा है इसलिए ये क्या है, पैरासिटिक है, क्लियर। तो इसमें क्लोरोफिल भी एब्सेंट होता है। अब Cuscuta किस तरह से अपना फूड ऑब्टेन करता है फ्रॉम इट्स होस्ट, ये देखते हैं। सबसे पहले देखो होता क्या है ना, मान लो ये सॉइल है, सॉइल में Cuscuta का जो सीड है, सीड से ये जर्मिनेट होगा बिल्कुल नॉर्मल प्लांट की तरह। सीड में कुछ न्यूट्रिशन अवेलेबल है, इस न्यूट्रिशन को यूज करके ये एक नॉर्मल प्लांट की तरह ग्रो करेगा। लेकिन अब क्योंकि इसमें क्लोरोफिल नहीं है, ये फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकता, ये आसपास किसी होस्ट प्लांट को ढूंढेगा और तुरंत उसके चारों ओर अपने आप को वाइंड करना शुरू कर देगा। इट स्टार्ट्स वाइंडिंग इटसेल्फ अराउंड द होस्ट प्लांट, ठीक है। देखो यहाँ पे तुम देख सकते हो ये होस्ट प्लांट का स्टेम है और इसके चारों ओर Cuscuta प्लांट ने खुद को क्या किया है, वाइंड कर लिया है। नाउ इफ वी लुक केयरफुली तो यहाँ पे हमें कुछ स्ट्रक्चर्स दिखाई दे रहे हैं टीथ टाइप के। इन स्ट्रक्चर्स को हम हॉस्टोरिया कहते हैं।
अगर हम सिंगुलर फॉर्म में बात करें तो हम हॉस्टोरियम कहते हैं, और ढेर सारे टीथ लाइक स्ट्रक्चर्स की एक साथ बात करें तो अगर हम ढेर सारे टीथ लाइक स्ट्रक्चर्स को रिफर कर रहे हैं तो हम हॉस्टोरिया बोलेंगे, और सिंगल स्ट्रक्चर को रिफर कर रहे हैं तो हम हॉस्टोरियम बोलेंगे। ओके, इनका काम क्या होता है, ये अंदर तक घुस जाते हैं प्लांट, अपने होस्ट प्लांट के स्टेम में, अपने होस्ट प्लांट के स्टेम के अंदर तक घुस जाते हैं, यानी होस्ट प्लांट के स्टेम को पेनेट्रेट करते हैं, और ये पहुंच जाते हैं कहां पता है, अपने होस्ट प्लांट के जाइलम और फ्लोएम वेजल तक, जहां से ये क्या करेंगे, फूड एंड वाटर सक कर लेंगे, चुरा लेंगे। ओके, कुछ इस तरह से ये काम करते हैं। जाइलम में क्या होता है, जाइलम में वाटर फ्लो करता है, और फ्लोएम में क्या होता है, फ्लोएम में जो फूड होता है प्लांट का वो फ्लो करता है। तो ये दोनों ही चीजें ये चुरा लेंगे अपने प्लांट के जाइलम और फ्लोएम तक पेनेट्रेट करके, पहुंच करके वहां से ये चुरा लेते हैं। क्लियर? इन दिस इमेज इट इज वेरी क्लियर। यहाँ पे होस्ट प्लांट है जो कि अब बहुत कम दिख रहा है क्योंकि इसके चारों ओर झाड़ी की तरह क्या है, कस्क्यूटा प्लांट लिपट चुका है। ओके, अ रिमार्केबल पॉइंट अबाउट कस्क्यूटा प्लांट इज दैट ये ना सिर्फ फूड एंड वाटर को चुराता है अपने होस्ट प्लांट से, बल्कि ये डीएनए भी चुरा लेता है अपने होस्ट प्लांट से। ठीक है, ये अपने होस्ट प्लांट से डीएनए तक को चुरा लेता है, विच इज अ रिमार्केबल थिंग। क्लियर? माना जाता है कि ये ऐसा इसलिए करता है ताकि ये अपने होस्ट प्लांट को अच्छे से समझ सके एंड अकॉर्डिंगली उसे मैनिपुलेट कर सके। क्लियर? So this was all in this video. In the next part we will study about nutrition in plants, where we will basically talk about what? Photosynthesis. Till then, goodbye.